नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस मॉक टेस्ट 52, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ ही साथ आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं फैकल्टी के साथ। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस समान हिंदी की पुस्तक में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़िए। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं। इस पूरे टेस्ट में हमने 35 प्रश्नों को इंक्लूड किया है, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हमने और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज की क्लास में आपको समझ में आएगा, और अगर आपको लगेगा ऐसा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है। कथन क्या है? संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया था। कारण है, संविधान सभा की सभी समितियों के अध्यक्ष वही थे जो संविधान सभा में शामिल थे। अब देखिए क्लास, यहाँ पर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेरियस कमिटीज फॉर्म की गई थी फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेम हु वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी कमिटीज थी जिसके कि चेयरमैन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बिलोंग नहीं करते थे। जैसे भाषा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके कि अध्यक्ष एसके धड़ थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बिलोंग नहीं करते थे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका एकदम सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। पेपर में बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले चेयरमैन कौन थे, जो कि उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। मतलब टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके से पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे या चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? आपके एससी मुखर्जी थे। अगर पहला पूछेगा, पहला वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था, तो एससी मुखर्जी आप लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे दूसरा पूछेगा तो आप लगाएंगे वीटी कृष्णमचारी का नाम, ठीक है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कौन था? बी आर अम्बेडकर थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव थे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपके दिए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर पॉइंट से एक प्रश्न बन सकता है। देखिए क्लास, अगर पेपर में प्रश्न को आसान बनाना होगा तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो क्या करेगा, 2-3 स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आपके टेम्पररी जो चेयरमैन थे, ठीक है, जो अध्यक्ष थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा आपको दे देगा, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो एससी मुखर्जी थे, और जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे वो किसी और का नाम दे देगा, और आपसे पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब जो पहले तैयारी कर चुके हैं, उनको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, बीईओ की हो, या फिर आरओ एआरओ की, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर तो कई बार पूछा है कौन था, तो बी एन राउत थे, तो आप याद रखेंगे। अब देखिए क्लास, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले
पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी कब फॉर्म हुई थी, तो आप याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, डेट 9 दिसंबर 1946, ठीक है। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो पहले प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट किए गए थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस चेयरमैन आपके कौन थे? अभी मैंने आपको बताया है एससी मुखर्जी। और बीएन राव आपके क्या थे? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। हर पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा जो कि मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा प्रश्न जो बनता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस दिन पास किया था? तो ये डेट आप नहीं भूलेंगे, 13 दिसंबर 1946, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था। और किसके द्वारा पास किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, ये आगे चल के हमारा प्रियम्बल बनता है, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी को कहा गया है, ये चीज याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज अडॉप्ट हुआ था। एक एक डेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको एक जगह नोट करते हुए चलिए। पेपर में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। नहीं तो हम दूसरे प्रश्न को भी डिस्कस कर सकते थे, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते, लेकिन यहाँ से कई प्रश्न बने हैं परीक्षा में, इसलिए डिस्कस किया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को आप सभी को पता है हमें आजादी मिली, ठीक है, अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपके कौन थे? आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 अदर मेंबर्स भी थे, इसको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा कौन कौन थे वो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब 16 जुलाई 1948 को एक और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए एससी मुखर्जी के साथ। वो कौन थे? जो मैंने आपको बताया, VT कृष्णमाचारी। याद रखिएगा, पेपर में एक बार पूछा था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे स्टूडेंट, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली। आपको पता है भारतीय संविधान आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको पास किया गया और असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। पेपर में ये पूछा गया प्रश्न था कि किस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। हर पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। इन सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, इसकी टाइमलाइन एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को आप सभी को पता है हमारा संविधान, ठीक है, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, उसको लागू किया गया, फोर्स में आया वो। तो कितने साल लगे हमारे संविधान को बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान फोर्स में ला दिया गया। और पहले जो स्पीकर अपॉइंट किए गए वो आपके कौन थे? GV मवलांकर थे। ये भी प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है क्लास, सारा पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप इन सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हर एक पॉइंट से पेपर में प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां से भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मैं वापस आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ समितियां दी गई हैं और उसके अध्यक्ष दिए गए। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न बनता है, ठीक है। आपको समितियों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन अध्यक्ष है। तो जो मुख्य समितियां हैं उनके अध्यक्ष हम देख लेते हैं, जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति का नियम जिसको कि रूल ऑफ प्रोसीजर हम कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति जो कि प्रोविंस से आपके रिलेटेड थे, उसके सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति जिसको कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी कह रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6वीं समिति आपकी लिखी है जो कि आपके मौलिक अधिकार,
ठीक है। जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर जो सलाहकार समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन इस समिति के अंडर कुछ और सब कमिटीज भी आती थी इस कमेटी के अंदर, जिसमें कि आपको 2 कमिटीज का नाम याद रखना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, उसकी जो सब कमिटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके थे जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज की क्लास में जो पहला प्रश्न है। दूसरा आप याद रखेंगे अल्पसंख्यक उप समिति की जब हम बात करेंगे तो वहां पर आपके कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे ही संघ संविधान समिति की हम बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, और स्टेट समिति की बात करेंगे, स्टेट कमेटी की बात करेंगे, राज्य समिति हम कहें तब भी जवाहरलाल नेहरू। तो इतने पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि पहले प्रश्न से रिलेटेड थे और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संसद के केवल साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो खाली सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो एंट्री ऑफ न्यू स्टेट, 5th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो मैं बता दूं यहाँ पर एंट्री ऑफ न्यू स्टेट, 5th शेड्यूल, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये तीनों जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। स्टेट के जो आपके जो राज्य हैं उनकी सहमति की भी जरूरत होती है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ। क्यों? क्योंकि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर 2 का जो सी है वो आपका सही उत्तर होगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए अब कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जहां पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। जब भी यहाँ पर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा ये पास होना चाहिए, ठीक है। और कंसेंट ऑफ स्टेट, जो हाफ स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी आपके स्टेट हैं उसमें से हाफ स्टेट जब इसको पास कर देंगे बाय सिंपल मेजॉरिटी। क्लास बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2-3 चीजें मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर पेपर में डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी होगी तो यहीं से डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। देखिए जब भी फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरल फीचर है, जो संघीय ढांचा है, ठीक है, संघीय ढांचा की बात करें, फेडरल फीचर की बात करें, अगर इसमें कोई चेंजेस लाने की कोशिश की गई तो उस कंडीशन में आपका जो अमेंडमेंट है वो बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। साथ ही साथ राज्यों की हामी भी होनी चाहिए। कितने राज्यों की? अब आप बोलेंगे मैम कितने राज्यों की? एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स, ये चीज समझिएगा। और स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर हैं वहां पर ये आपके सिंपल मेजॉरिटी से। तो आप याद रखिएगा जब भी हम सेंटर की बात करेंगे वहां पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है, लेकिन जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी की बात है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब फेडरल फीचर्स में आपके कौन कौन से, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन में अगर कोई चेंज करने हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका जो 7th लिस्ट है आपका, यहाँ पे देखिए जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, 7th शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट की बात की है ना। कौन कौन सी? आपकी एक यूनियन लिस्ट हो गई, ठीक है, एक राज्य सूची हो गई, एक समवर्ती सूची होगा जिसको कि कॉन्करेंट लिस्ट कह रहे हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तब भी बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट। और स्टेट लेजिस्लेचर में हमको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, ये याद रखिएगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर हिंदी में किसी को दिक्कत हो रही है तो जिस भी बुक को आप प्रेफर कर रहे हैं वहां पर जाइएगा, अमेंडमेंट वाला चैप्टर उठाइएगा और वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। मैं पूरी कोशिश करती हूँ क्लास की हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को समझ में आए, लेकिन अगर कहीं पर
कुछ भूल हो जाती है तो आप उसको माफ किया करिए और थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से कर लिया करिए। जैसे अगर कोई टर्म मैंने बोला और हिंदी या इंग्लिश में वो नहीं समझ में आया तो एक बार गूगल कर लिया करिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत जब आप खुद करेंगे ना तो आप देखेंगे उसका परिणाम और अच्छा जाएगा। जब आप पूरे तरीके से टीचर्स पर निर्भर हो जाते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। थोड़ी सी आपको टीचर्स गाइड करेंगे और पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको गूगल पे सर्च कर लिया करिए, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर ये भी पॉलिटी का प्रश्न है। कथन क्या दिया है, केंद्र राज्य संबंध का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। दूसरा कारण दिया गया है, संविधान ने केंद्र और राज्यों के लिए न्यायिक शक्तियों का बंटवारा किया है। तो मैं आपको बता दूं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात हमारे संविधान में की गई है और अभी हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से की गई है। और रीजन जो दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द जुडिशियल पावर फॉर द सेंटर एंड द स्टेट, ये गलत है, ठीक है। हमारे यहाँ जो जुडिशियल पावर है वो डिवाइड नहीं है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए आपका ट्रू है लेकिन आर आपका फॉल्स है, तो थर्ड का सी आपका सही उत्तर होगा। अब जब भी हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो याद करिए, कल की क्लास में मैंने आपको एक नंबर बोला था 11। एक मिनट, मैंने आपको क्या नंबर बोला था, 11, और मैंने कहा था पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की गई है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की गई है, जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे आर्टिकल 245 से 255 में मेंशन्ड है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप को विधायी संबंध की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो वो 256 से 263 तक दिया गया है, ठीक है। ये प्रशासनिक संबंधों की बात हम आपसे कर रहे हैं। और फाइनेंशियल रिलेशन की जो बात करते हैं ये आपका पार्ट 12 में दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पार्ट 11, ये पार्ट 12, जो कि आपका आर्टिकल 268 से 293 तक दिया गया है। ये आपके वित्तीय संबंधों की बात यहाँ की गई है। तो आप देख रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को, केंद्र और राज्य के संबंध को किस तरीके से हमारे संविधान में डिस्क्राइब किया गया है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है और आपसे बोला गया है इसको सुमेलित करिए, ठीक है। वरीयता का क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले जब हम प्रधानमंत्री की बात लिखी है, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति की बात लिखी है, फिर उप प्रधानमंत्री की बात लिखी, फिर लोकसभा अध्यक्ष की बात लिखी है। जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो आपके तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर फोर्थ होगा ना, चलिए इसको देखिए जरा, मिलाते हुए चलते हैं। प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर, तो ए का 4 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात की गई है, ठीक है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो आपका किस नंबर पे आएगा आप बताइए, वो आपका 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। वो आपका 5वें नंबर पे आएगा। तो बी का थर्ड आपको यहाँ दिया गया है और आपका सही उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। फोर्थ का ए, अगर आपने 2 को भी कर लिया तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फोर्थ का ए है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट नंबर पर, आप सभी को पता है, ठीक है। और इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। फिर चौथे नंबर पे राज्यपाल होते हैं विभिन्न राज्यों के, ठीक है। 5वें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और फिफ्थ ए जो है वो आपके उप प्रधानमंत्री के लिए होता है, जो कि वर्तमान में रिक्त स्थान है, कोई हमारे उप प्रधानमंत्री नहीं है। 6वें नंबर पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सीजीआई लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इतना आप जरूर याद रखिएगा। फिर 7वें नंबर पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप ये ऑर्डर याद रखिएगा। वैसे इतना इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें याद करने वाली चीज नहीं है। चलिए 5वें नंबर को हम देखते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखते चलते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, मैंने आपको पहले भी बताया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, एकदम सही। जो टर्म होता है राज्यसभा के मेंबर्स का वो 6 साल का होता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है।
आफ्टर एवरी 2 ईयर्स जो 2/3 मेंबर्स होते हैं उनका टर्म खत्म हो जाता है, एकदम सही है। डी देखते हैं हम, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु वही है जो लोकसभा के सदस्य की, एकदम गलत। जब हम लोकसभा के मेंबर्स की बात करते हैं तो उनकी मिनिमम एज 25 है और राज्यसभा की कितनी है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा फॉल्स है, गलत है, डी। 5th का आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए 6th प्रश्न को अब हम देखते हैं। क्लास, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्लास है वो बहुत तेज हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके प्रश्नों को पढ़कर आराम से उत्तर दिया करिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितनी देर भी मैं आपको पढ़ाऊँ बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बताऊँ। तो अगर कहीं पर आपको स्लो या फास्ट स्पीड लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लिया करिए। 6वें प्रश्न को हम देखते हैं। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट की बात किया है। सबसे पहले, लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। जब भी हम सेंसर मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी होती है रीजन को बताना, ठीक है, एकदम सही है। दूसरा दिया है, या केवल मंत्रिपरिषद की ही विरुद्ध लगाया जा सकता है। इट कैन बी ब्रॉट ओनली अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बी ऑप्शन को थोड़ा हम होल्ड पे रखते हैं। सी ऑप्शन को हम देखते हैं। लोकसभा से पारित हो जाने की दशा में मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना नहीं पड़ता है। इन द इवेंट ऑफ बीइंग पास्ड बाय द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट हैव टू रिजाइन। इसको भी होल्ड पे रखते हैं। और आखिरी देखते हैं हम, या मंत्रिपरिषद की नीतियों और कार्यों के विरुद्ध लाया जाता है। इट इज ब्रॉट अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड द एक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए अब देखिए क्लास 1, इसके पहले के पहले वाले टेस्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन, अगर आपको याद होगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैंने आपको बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी पास होता है तो पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको रीजन नहीं बताने की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रह जाएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा आपके रिजाइन करना पड़ेगा, लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ रहा है ना चीजें, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव की बात मैं कर रही हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव की। जब आपने विश्वास ही खो लिया तो फिर उसके बाद तो पूरा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर लेंगे और कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी का उल्टा, सेंसर, उल्टा नहीं हम कहेंगे, इसी से थोड़ा सा अलग है सेंसर मोशन, जिसको कि निंदा प्रस्ताव। यहाँ पर हम निंदा करते हैं। अब ये जो निंदा है वो एक मिनिस्टर की भी हो सकती है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी हो सकती है। अगर ये निंदा आप किसी एक मिनिस्टर की कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी भी एक मिनिस्टर की निंदा आप कर रहे हैं और ये आपका मोशन पास हो गया तो उस कंडीशन में खाली वो मिनिस्टर रिजाइन करेगा, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जिसकी निंदा हुई है, जिसके अगेंस्ट ये मोशन पास हुआ है, रीजन बता के खाली वो रिजाइन करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका क्या होगा, इट कैन ओनली बी ब्रॉट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपका गलत है, ठीक है। जब भी हम विश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लगता है और सब पूरा डिसॉल्व हो जाता है आपका। सेंसर मोशन जो है वो एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लग सकता है, तो ये याद रखिएगा। फॉल्स पूछा है, इसी वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने, ठीक है, सही ऑप्शन आपको सुनना है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। दूसरा आपको दिया गया, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है, गलत है। और यहाँ पे आपको बोला गया इनमें से कौन सा ट्रू है, तो इस वजह से 7वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। याद रखिएगा 7वें का सही उत्तर आपका डी है, क्योंकि दोनों ही आपके गलत हैं। अब आर्टिकल 74 जो है उसमें क्या बोला गया है, जो मंत्रिपरिषद की जो एड एंड एडवाइस होगी, जो सलाह होगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट काम करेगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ठीक है, ये तो आपको पता है हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये जो भी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे वो उनके लिए बाध्यकारी होगी। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक प्रश्न बनता है, क्या प्रेसिडेंट
कह सकता है कि एक बार आप इस पे पुनः विचार करिए? क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकता है कि इसको बाध्य करने के पहले एक बार आप इस पे पुनः विचार कर लीजिए? तो ये चीज याद रखिएगा। हाँ, ठीक है, एक बार प्रेसिडेंट कह सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आप अपने एडवाइस को रिकंसिडर कर लीजिए, ठीक है। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस एडवाइस को रिकंसिडर करके फिर प्रेसिडेंट को वही एडवाइस दे दी, तो अब प्रेसिडेंट बाध्यकारी हो जाता है उस एडवाइस को मानने के लिए। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दी है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक बार आप अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करिए, पुनः इस पर विचार करिए, ठीक है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि क्या वो कोई चेंज लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो बिना कोई चेंज किए प्रेसिडेंट को फिर वही एडवाइस दे देते हैं, तो अब प्रेसिडेंट जो है उसको वो एडवाइस मानना पड़ेगा। नाउ द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा जो पेपर में जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था, क्या कोर्ट में इसकी इंक्वायरी हो सकती है जो भी एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट द्वारा? नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दी है, क्या उसको हम इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 74 की सेकंड उसमें दिया है, द क्वेश्चन whether any and if so what advice was tendered by the minister to the president shall not be inquired into any court। कहीं पर भी इसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है इस एडवाइस की। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक आर्टिकल और बताऊंगी 75, ठीक है, 75, जो कि पेपर में पूछता है आपसे, इसलिए बता रही हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर है, he will be और he or she will be appointed by the president। जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन, जो प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये चीज आप याद रखिएगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था जिसमें कि लिखा था कि मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि गलत था। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस को होल्ड करेंगे ऑन द प्लेजर ऑफ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। हर चीज से, हर लाइन से एक प्रश्न बन सकता है जहां पे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाएगी, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन यहाँ पे जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर हम इसको बदल देंगे, ठीक है। मतलब मैं आपके कमेंट बॉक्स के थ्रू ही मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाती हूँ। ये चीज मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ कि जो भी आपको लगे, जैसे अभी लास्ट क्लास में किसी स्टूडेंट ने बोला है कि मैम बुद्धिज्म का क्वेश्चन, जैनिज्म का क्वेश्चन को इंक्लूड करिए, तो आज की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड डाले क्योंकि उसकी डिमांड थी। मैंने कहा 2 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, फिर अगले टेस्ट में कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही किसी ने ज्योग्राफी के प्रश्नों के लिए बोला था तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया। तो ऐसे जो भी आपको लगे कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, उसको हम प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेंगे। चलिए 8वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पे झील दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ठीक है। बखीरा झील दिया है, मदन झील सागर दिया है, मोती झील दिया है और शेखा झील दिया है। तो चलिए देख लेते हैं हम। जब हम बखीरा झील की बात करते हैं, ये सभी को पता है ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मदन सागर की जब हम बात करते हैं, मदन सागर आपका महोबा में है, ठीक है। मोती लेक की जब हम बात करेंगे तो मोती लेक कहाँ है, रामपुर में है, ठीक है। और शेखा झील जो है वो कहाँ है, अलीगढ़ में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 8वें का ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है। यहाँ पर कुछ झील के नाम दिए गए हैं, लेक दिए गए हैं और सिटी दी गई है। जैसे रामगढ़ ताल कहाँ पर है, गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में है, ठीक है। करेला की जब हम बात करते हैं, लखनऊ में। नवाबगंज तो ये आपका उन्नाव में। बड़ा ताल शाहजहांपुर, ठीक है। फिर प्रयाग झील बहराइच, याद रखिएगा। पार्वती व अर्गा ताल गोंडा, सब पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ पे। जिरगो की जब हम बात करते हैं, मिर्जापुर, ठीक है। भूगी ताल रायबरेली। लिरूल आपका बरेली, ठीक है। मोराई ताल फतेहपुर। फिर यहाँ पे सुरहा ताल जो है वो बलिया में है। रामताल मेरठ, ठीक है। कीमत ताल
आगरा, शेख झील अलीगढ़, गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका सोनभद्र, फिर यहाँ पे राजा का बांध सुल्तानपुर। जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं ले पा रहे वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए 9th प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे मकबरा दिया है, दरगाह दिया गया है और स्थान दिया गया और पूछा गया है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। हजरत शाह दरगाह पीलीभीत, ठीक है। हाजी शरीफ दरगाह गाजीपुर, बाहू बेगम मकबरा फैजाबाद, फिर बदायूं का मकबरा बदायूं, ये तो एकदम सही है। हजरत शाह दरगाह भी आपका पीलीभीत में सही है। बाहू बेगम जो आपका मकबरा वो फैजाबाद में बिल्कुल सही है। आपका गलत जो है वो बी है, 9th का बी जो है वो आपका गलत है, ठीक है। जब हम बात करते हैं हजरत शाह की दरगाह की तो मैंने आपको बताया वो पीलीभीत में है, लेकिन हाजी शरीफ दरगाह जो है वो कहाँ पर है, कन्नौज में, याद रखिएगा। हाजी शरीफ दरगाह जो है वो कहाँ पर है, कन्नौज में, ना कि गाजीपुर में। तो 9th का बी आपका सही उत्तर है। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों में से कौन सा संयंत्र संयुक्त क्षेत्र का है, ठीक है। कंबाइंड सेक्टर मतलब 2 सेक्टर्स का यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 10th का वो है आपका सी, फतेहपुर, याद रखिएगा। 10th का आपका जो सही उत्तर है वो है सी। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम दादरी ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो ये आपका सबसे पहले कहाँ पर है, ये याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है, ये चीज याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा लगाया गया है, NTPC द्वारा लगाया गया है, ठीक है। चंदौसी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए चंदौसी जो आपका पावर प्लांट है, चंदौसी पावर प्लांट आपका मुरादाबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा ये। और फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं, ये आपका राज्य ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा उसके अधीन है ये। लेकिन जब हम फतेहपुर पावर प्लांट की बात करते हैं तो ये एक संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आपका किसका कौन कौन है, एक नवेली लिग्नाइट और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और रोजा निजी क्षेत्र का है जो कि किसके द्वारा लगाया गया है, शाहजहांपुर में रिलायंस द्वारा। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जो मैंने आपको बताया है। पावर प्लांट से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, माइन से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड, पावर प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 11वां प्रश्न देखिए, सेंसस से रिलेटेड। अच्छा, वो वाला आपने सही कर लिया होगा ना, जो मैंने आपको एक बताया था कि सिख पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, और वहां पर आपको बोला था किस स्टेट में है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज नहीं लिखी हुई थी, इस वजह से सही उत्तर हरियाणा हो गया था, ना कि चंडीगढ़। तो चलिए उसको छोड़िए, 11वें प्रश्न को देखिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार टेस्ट को देख रहे हैं, वो प्रीवियस जो टेस्ट हुए हैं उनको जरूर देखिए आप लोग, ठीक है, जरूर देखिए उसको, प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी है। 11वें प्रश्न को देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। हाईएस्ट लिटरेट पॉपुलेशन, मतलब हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट आपकी है उत्तर प्रदेश में। दूसरा है सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर आपके हाईएस्ट लिटरेट पॉपुलेशन की बात की गई है, परसेंटेज की बात नहीं की गई है, ये चीज याद रखिएगा। इसी वजह से जो पहला आपका ऑप्शन है वो सही है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और लिटरेट पॉपुलेशन की बात की जा रही है, जनसंख्या की बात की जा रही है, नंबर्स की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगर यहीं पे परसेंटेज लिखा होता तो आपका सही उत्तर केरल हो जाता, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप इस चीज में। तो यहाँ पर जो पहला है वो आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम हाईएस्ट लिटरेट रेट या परसेंटेज की बात करें तो यहाँ यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में, तो वो आपका लक्षद्वीप में है, ठीक है। तो यहाँ पे 11th का ए आपका सही है। अब देखिए भारत की जनगणना के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 73%, याद रखिएगा, ठीक है। अगर जनसंख्या के आधार में सबसे साक्षर लोग कहाँ पर हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है साक्षर जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर हम साक्षरता दर के अनुसार देखेंगे, ये चीज याद रखिएगा, अगर हम साक्षरता दर के अनुसार देखेंगे तो केरल में 94% लिटरेसी है, ठीक है।
अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया साक्षरता दर प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज में आपकी केंद्र शासित प्रदेश में आपका टॉप पे कौन है, लक्षद्वीप है, ठीक है, और न्यूनतम पे है आपका दादर नागर हवेली। ये चीज याद रखिएगा। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी सेंसस पे है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात की गई है और बोला गया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस कम्युनिटी में है, क्रिश्चियनिटी में है, क्रिश्चियंस में है, ठीक है। सभी धार्मिक समुदायों में वर्ष 2011 में वर्ष 2001 की तुलना में लिंगानुपात में कमी देखी। यहाँ लिखा है सेक्स रेशियो में डिक्रीज देखा गया 2001 के कंपैरिजन में। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, खाली ए आपका ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो आपका गलत है, ठीक है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी जहां पे जो सेक्स रेशियो था वो बढ़ा था ना कि घटा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे क्लास एक चीज मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका ए जो है वो आपका ट्रू है, आर जो है वो आपका फॉल्स है, ये तो आपका एकदम सही है। लेकिन जो मैं अब एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले हमने बात किया ईसाई समुदाय में सेक्स रेशियो जो है, लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। ईसाई समुदाय के बाद आपका बौद्ध, ठीक है, फिर उसके बाद जैन, और फिर उसका सबसे कम की अगर हम बात करेंगे, सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय जो है वो है सिख, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम धार्मिक समुदायों की में उसकी बात करें, वृद्धि की बात करें 2001 की तुलना में, ठीक है, तो लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि मुस्लिम में और सबसे कम वृद्धि जो थी वो हिंदुओं में हुई थी। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी पॉइंट से प्रश्न बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके इसको मैंने समझाया, हर चीज इंपॉर्टेंट थी। चलिए 13 प्रश्न को हम देखते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था वो किस वर्ष आया था आपका, वो आपका आया था 2003 में। इनटू इफेक्ट, केम इनटू, प्रभावी की बात कर रहे हैं क्लास, कंफ्यूज मत होइएगा, जो 2003 में ये आपका प्रभावी हुआ, ये चीज आप याद रखेंगे। जब हम बात करेंगे कार्टेजिना प्रोटोकॉल की तो पेरिस में 2000 में, ठीक है, 2000 में इसे अपनाया गया था और 2003 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 से ही ये प्रभाव में आया, ठीक है। ये चीज आपको केम इनटू फोर्स, जिसको केम इनटू फोर्स आप बोलते हैं ना, वही है, ठीक है। अब यही में मुझे याद आया जब हम बात कर रहे हैं ये आपके कार्टेजिना प्रोटोकॉल, तो ये जैविक विविधता से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ओजोन से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल की जब हम बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, तो वो आपका किस चीज से रिलेटेड है बताइए, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप अपने दिमाग में रखिए। रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो वेटलैंड से रिलेटेड है, तो हर पॉइंट को आप दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। ई नैम की जो हम बात कर रहे हैं, ई मंडी स्कीम जो है वो आपका किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2014 या फिर 2018, 2008 या फिर 2016? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, 2016 में। 14 का डी आपका सही उत्तर है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में कितनी बार जारी किया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों के लिए कितनी बार आपका जारी किया जाता है? 3, 4, 1, 2। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, 2 बार, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2 बार जारी किया जाता है, एक बार आपके खरीफ की फसलों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, और फिर दूसरी बार आपका रबी की फसलों के लिए। और खरीफ और रबी मैंने आपको बताया था, जिनको याद रहता है वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतना रटने वाली चीज नहीं है, लेकिन जिनको याद नहीं रहता है उनके लिए काजोल याद रखो और रोम याद रखो, ठीक है। यहाँ पे काजोल रोम क्या है, जब भी हम खरीफ की बात करेंगे, की बात करेंगे, तो ये जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर में इसको काटा जाता है, इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। जब हम रोम की बात करेंगे तो हम रबी फसल की बात करेंगे, तो ये आपका अक्टूबर के समय में इसको बोया जाता है और मार्च आते आते इसकी कटाई होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो।
चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर सही कथन का चयन करें। यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो की बात की जा रही है और मैंने CRR की बात इसके पहले वाले टेस्ट में भी की थी, पहले वाले टेस्ट में। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक बाय द RBI ऑन दिस रेशियो। इंक्रीजिंग दिस रेशियो विल इंक्रीज द लिक्विडिटी विद बैंक। अब देखिए क्लास, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब कुछ कैश आप क्या करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे। किसके पास? RBI के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास। बैंक की बात करें, RBI की बात कर रहे हैं। कैश रिजर्व रेशियो, कुछ पैसे आप कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है कैश रिजर्व रेशियो में, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं आपसे कहूं किसी बैंक के पास 100 रुपए है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है RBI, उसने कहा कि आप 50 रुपए हमारे पास CRR के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, कैश रिजर्व करके रखेंगे। तो अब बैंक के पास बताओ कितने रुपए बचे? बैंक के पास बच 50 रुपए और बचे। अब इसी 50 रुपए में बैंक क्या करेगा? लोगों को लोन देगा, जो भी काम अपना करना होगा करेगा, ठीक है। और जब बैंक के पास कम पैसे बचेंगे तो बैंक क्या करेगा? हाई इंटरेस्ट इंपोज करेगा, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा आप। मतलब यहाँ पर जितना ज्यादा CRR होगा उतने कम पैसे बैंक के पास बचेंगे, मतलब बैंक के पास उतनी कम लिक्विडिटी होगी। समझ में आ रहा है? ये चीज समझिए। जो यहाँ पे तरलता की बात की जा रही है, जितना ज्यादा CRR होगा उतना ही कैश रिजर्व करके बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा। तो इसका मतलब बैंकों के पास उतना ही कम तरलता होगी, उतनी ही कम लिक्विडिटी होगी। तो इसी वजह से बैंक इंटरेस्ट भी ज्यादा लगाएगा अपने कस्टमर्स पे। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक बाय RBI, एकदम गलत है। इंक्रीजिंग दिस रेशियो विल इंक्रीज द लिक्विडिटी विद द बैंक, एकदम गलत है। बैंक के पास पैसे कहाँ बचेंगे? लिक्विडिटी कम होगी। तो यहाँ पे नीदर 1 नॉर 2, तो 16 का D आपका सही है। 17 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित देश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिक्का ढालने का टकसाल नहीं है? ठीक है, कहां पर आपका कॉइन मिंटिंग नहीं होती है? तो देवास, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। तो देवास में नहीं होती है, क्यों? देवास में आपकी नोट छपती है, ठीक है। 17 का A आपका सही है। देश में आपकी करेंसी नोट कहाँ कहाँ छपती है? तो आप नासिक याद रखिए, देवास याद रखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट की प्रिंटिंग होती है, ठीक है। अभी 2 जगह और आपकी नोटें छापी जा रही है, मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सालबनी में, ठीक है, याद रखिएगा। जब हम सिक्कों की बात करते हैं, कॉइन मिंट की बात करते हैं, सिक्कों की ढलाई की बात करते हैं, तो ये मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में इनकी मिंटिंग होती है, MINT मिंटिंग, ठीक है। 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन की बात की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की गई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टैब्लिशमेंट 1971 में हुआ था, एकदम ही सही है, ठीक है। दूसरा दिया गया, इट रिलीजेस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एकदम ही गलत है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा नहीं रिलीज की जाती, IMF द्वारा रिलीज की जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है क्लास, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस वजह से? 2, मतलब B, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसको IMF रिलीज करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की जेनेवा में स्थित है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर संगठन द्वारा यात्रा एवं प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक विनिर्माण सूचकांक जारी करता है, कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्लास इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज की जाती है, तो वहां पर आपको काम देगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो रिपोर्ट्स आपकी रिलीज की जाती है यहाँ पर वो लिखी है, उनका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए 19 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे मेसोलिथिक साइट दी गई है और स्टेट दिया गया है, ठीक है। मध्य पाषाण स्थल के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं टेरी कहाँ पर है। टेरी जो है वो तमिलनाडु में है, एकदम सही है।
जलाहल्ली कहाँ है? कर्नाटक में, एकदम सही है। लंगनाच कहाँ है? गुजरात में, एकदम सही है। वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। तो 19 का ए उत्तर जो है वो आपका एकदम सही है। ठीक है, ये प्रश्न आपका एकदम सही है। चलिए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। कथन: बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। ठीक है, बौद्ध संघ में 15 आयु सीमा पार करने वाले सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पार करने वाले सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखिए कि अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो वो 15 थी। ठीक है, और 15 एज पार करने वाले, तो ये तो दोनों चीज आपका वो दे दिया ना, मिनिमम 15 थी और ये ले सकते थे, सभी ले सकते थे, नहीं ये नहीं, ये गलत है। बौद्ध संघ में 15 आयु सीमा पार करने वाले सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे, ये नहीं। कुछ चीजें थी, जैसे जो चोरी करते हैं उनका प्रवेश वर्जित था, जिन्होंने अपने माता पिता का जो आदर नहीं करते या किसी तरीके की हत्या की है वो भी प्रवेश नहीं कर सकते थे बौद्ध संघ में। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो आपका ट्रू है, लेकिन आर आपका फॉल्स है। यहाँ पे देख लेते हैं, सी आपका सही उत्तर है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। ठीक है, और माता पिता के आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस संघ में प्रवेश नहीं ले सकता था। बौद्ध संघ में दास, कर्जदार, डाकू, सैनिक, मातृघातक, पितृहंता और विकलांगों का प्रवेश जो था वो वर्जित था। सी आपका सही उत्तर था। अब यहाँ देखिए बुद्धिज्म से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पेपर में कई बार पूछा है। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से पूछ ले, या फिर हो सकता है मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछ ले, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ ले। जब भी हम बौद्ध की शिक्षा की बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली हम 3 पिटक की बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा की बात की गई है। विनय पिटक में जो मठवासी की जो व्यवस्था थी उसमें जो नियम और कानून थे उसकी बात कही गई है विनय पिटक में, और अभिधम पिटक में दार्शनिक मामलों के बारे में बताया गया है। ये चीज याद रखिएगा। तो अब हम इस चीज को देखते हैं। बुद्ध की शिक्षा को त्रिपिटक, जिसको कि हम बताए हैं 3 पिटक आपके हैं, के रूप में संकलित किया गया है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां। ठीक है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ क्या है कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियों से आपका त्रिपिटक आया है। निम्नलिखित में से कौन सा से पाठ विषय वस्तु के अनुसार सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए विनय पिटक की जब हम बात करते हैं तो ये आपका मठवासी व्यवस्था के नियम और कानून के बारे में बताता है, जानकारी देता है। सुत्त पिटक की जब हम बात करते हैं ये बुद्ध की शिक्षा से रिलेटेड है, और अभिधम पिटक में आपके दार्शनिक मामलों की बात कही गई है। ठीक है, तो पहले वाले का यहाँ पे जो आपका ये होगा और इसका ये होगा, और अभिधम पिटक में दार्शनिक मामले। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आज की क्लास में आपसे डिस्कस कर ली। चलिए बुद्धिज्म से रिलेटेड 2 प्रश्न हो गए आपके। 21वां प्रश्न हम देखते हैं। सैयद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश की बात की जा रही है। दूसरा है, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो यहाँ का लास्ट रूलर था, एकदम सही है, लेकिन ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश नहीं था। ठीक है, खिलजी वंश जो था उसने सबसे कम समय के लिए शासन किया था। तो यहाँ पर फॉल्स बोला गया है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 21वें का बी आपका सही उत्तर है। देखिए सैयद वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1414 में इसकी स्थापना हुई, और इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे, याद रखिएगा। ठीक है, और आखिरी जो लास्ट रूलर था वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इस वंश ने कितने साल तक शासन किया? 36 साल तक। ठीक है, और इनसे कम एक और वंश था जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया, वो आपके थे खिलजी वंश। ये चीज याद रखिएगा। 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। कादिरी सिलसिले की भारत में स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, यहाँ पर दिया गया कादिरी सिलसिला वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय हुम। ठीक है, तो यहाँ पे सैयद अब्दुल जिलानी द्वारा, शाह अब्दुल्ला द्वारा, बहाउद्दीन जकारिया द्वारा या ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा। तो कादरी की बात करेंगे तो सैयद अब्दुल जिलानी का नाम आप याद रखेंगे। 22वें का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा जकारिया का नाम जब आप याद रखेंगे तो सुहारवर्दी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, सुहारवर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? जकारिया ने की थी। ये भी चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है इसलिए बता दिए।
23rd प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे बक मई। फिर से बता दूं, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं इसको रिपीट कर देती हूं, नहीं तो इसको मैंने कई बार बताया। मतलब मुंबई में। जो पहला सेशन हुआ था वो कहां हुआ था? मुंबई में। दूसरा आपका कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तीसरा कहां हुआ था? मद्रास में, ठीक है। और ई से क्या है? इलाहाबाद में चौथा। तो यहां पे पूछा गया है इलाहाबाद में कौन सा सेशन हुआ था? 4th सेशन हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए, फॉल्स स्टेटमेंट को चुनिए। सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही सही है। सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। इसका उद्देश्य इस्लामी आबादी को पाश्चात्य शिक्षा से परिचित कराना था। इट्स पर्पस वाज टू इंट्रोड्यूस द इस्लामिक पॉपुलेशन टू द वेस्टर्न एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, वहाबी आंदोलन जो था उसके जो प्रवर्तक थे वो सैयद अहमद थे, लेकिन इसका मेन पर्पस ये नहीं था। जो इस्लाम जो चलता आ रहा था, जो मेन इस्लाम था, उसी की जो टीचिंग्स थी उसी को कंटिन्यू करना था, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपका दूसरा गलत है, इस वजह से सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। 24वें का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनका जो मेन उद्देश्य था, इनका उद्देश्य काफिरों के देश को मुस्लिम के देश बनाना था। ये चीज याद रखिएगा। यह पूर्णतः एक धार्मिक आंदोलन था। सैयद अहमद इस्लाम में किसी भी परिवर्तन के खिलाफ थे। ये चीज याद रखिए, किसी भी परिवर्तन के खिलाफ थे यहाँ पर, और ये पूर्णतः एक धार्मिक आंदोलन था आपका। और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखिएगा, किस ईयर में 1830 से 1860 के बीच तक ये चला गया, और रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसको वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, वली उल्लाह आंदोलन, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न देखिए 25, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात की गई है। शून्य अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, पहला दिया है। फिर दूसरा दिया, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा से यात्रा करते हुए इस लाइन को पार करे तो उसे एक दिन का लाभ होता है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये एक लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन। कोई जो आदमी है वो इधर से, मतलब वेस्ट से इस साइड पार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो आपके गलत हैं। सबसे पहले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं कहते हैं, हम 180 डिग्री को कहते हैं, ठीक है, 180 डिग्री को। तो यहाँ पर पहले बताऊं मैं आपको, जो आंसर है वो डी है, 25वें का डी आपका सही उत्तर है। इसको फिगर के फॉर्म में समझते हैं। ये आपका कितना है? 180 डिग्री है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, याद रखिए। अब जब इंटरनेशनल डेट लाइन से आप ईस्ट से, ठीक है, आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, मैं क्या कह रही हूं, जब ईस्ट से आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन से, तो आपको एक दिन का गेन होगा। समझ में आ रहा है? अगर ईस्ट में संडे है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ मंडे हो गया होगा, ठीक है। और यही चीज मैं उल्टा कहूं, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आप पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक दिन की हानि होगी जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करेंगे। ये चीज समझ में आ गई? जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो एक दिन का आपको क्या होगा, आपको बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है, एक दिन बढ़ेगा, ऐड होगा। लेकिन अगर आप उल्टा वेस्ट से इधर की तरफ आएंगे तो एक दिन घटेगा, सबट्रैक्ट होगा। चलिए 26वें प्रश्न को हम देखते हैं, सूची 1 और सूची 2। इधर यहाँ पर द्वीप दिया है और इधर संबंध रिलेटिव नेशंस दिए हैं। तो जब हम बोवेट द्वीप की बात करते हैं तो बोवेट द्वीप पे किसका वो है, नॉर्वे का है, ठीक है, नॉर्वे नहीं, सॉरी, बोवेट द्वीप की बात करें ना, हाँ, बोवेट द्वीप पे नॉर्वे का, एकदम सही है, ठीक है, बोवेट द्वीप पे नॉर्वे का है, ठीक है। फाकलैंड की बात कर रहे हैं, इस पे ब्रिटेन का हक है, ठीक है। कुक द्वीप की बात करें तो न्यूजीलैंड, कनारी द्वीप की बात करें तो स्पेन। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 ही होगा, 1 2 3 4 बी में दिया है, बी आपका सही उत्तर है। चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एल्ब नदी के तट पर स्थित नहीं है? एल्ब रिवर पर कौन लोकेटेड नहीं है? हैम्बर्ग, ठीक है, ब्रून्सविक, फिर ड्रेस्डेन,
फिर फ्रैंकफर्ट, तो यहाँ पे मैं बता दूं हैम्बर्ग, ब्रूसविक और ड्रेस्टन, जो ये तीनों हैं वो आपके एल्ब रिवर पर लोकेटेड है, लेकिन फ्रैंकफर्ट जो है वो आपके एल्ब रिवर पर लोकेटेड नहीं है। 27वें का आपका डी आंसर होगा। जो फ्रैंकफर्ट बंदरगाह है वो जर्मनी में है और ये ओडर नदी पर है। किस पर है? ओडर नदी पर। ये चीज आप याद रखिएगा। इसी तरीके से एक दो बंदरगाह और है, जैसे रॉटरडैम बंदरगाह की बात करें तो ये आपका राइन नदी पर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हनोवर बंदरगाह की अगर हम बात करें तो वह वेजर नदी पर है। ये देखिए आपको जर्मनी दिख रहा है, यहाँ पे आपको एल्ब रिवर दिख रही है, देखिए ये आपका हैम्बर्ग हो गया, ठीक है, ये आपका ड्रेस्टन हो गया, दिखा आपको मैप में। अब यहाँ पे जर्मनी में यहाँ पर देखिए फ्रैंकफर्ट है जो कि आपका ओडर नदी पर है। ओडर नदी यहाँ पर नहीं बनी है, लेकिन आप याद रखिएगा। चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की महान झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित करिए। ग्रेट लेक की बात की जा रही है। पेपर में कई बार पूछता है कौन कौन सी ग्रेट लेक है, ये भी पूछ लेता है। ये पूछा गया प्रश्न है, इरी, मिशिगन, सुपीरियर, ऑन्टेरियो, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेट लेक आपने देखी होगी तो ये एक चिड़िया के पंजे की तरह होती है, इस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन्टेरियो है, ऑन्टेरियो के बाद इरी है। तो 4-1 कहाँ है? यहाँ है 4-1। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका 28वें का ए हो जाएगा, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ये देखिए ये क्या है? आपका ग्रेट लेक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? ये ऑन्टेरियो है, दिख रहा है ऑन्टेरियो। ये लेक इरी है, ये ह्यूरॉन है, ये मिशिगन है, ये लेक सुपीरियर है। ये याद रखिएगा, ठीक है, इनका सीक्वेंस ये आपसे पूछा था। 29 प्रश्न को देखते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूर्वांचल के हिल्स की बात की हो रही है, हिल्स ऑफ पूर्वांचल। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिश्मी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी मतलब ईस्ट में मिश्मी की पहाड़ियां हैं, जो कि एकदम सही है। बरेल पहाड़ी का विस्तार सिक्किम में है। बरेल पहाड़ी का जो विस्तार है ना वो सिक्किम में नहीं है, वो आपका नागालैंड और असम में है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो 29 का 1 होगा, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका मिश्मी हिल्स आपको दिख रही है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको पता है ना अरुणाचल प्रदेश। ये आपको मिश्मी हिल्स दिख रही है, इधर डफला हिल्स है, देखिए। और ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है आपकी क्लास। यहाँ पर आपका क्या है? असम है ना। ये गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में है। यहाँ पे क्या है? मिजोरम है। और ये देखिए जो बरेल हिल्स है ना, ये असम और नागालैंड के रीजन में है। नागा हिल्स कहाँ है? नागालैंड में है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो आपके ये हैं हिल्स हैं, इनको देख लीजिएगा क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए 30 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड है? उत्तरी सह्याद्री से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं। इसकी ऊपरी सतह पर ग्रेनाइट का निष्पेक्ष है, फिर इसकी सर्वोच्च चोटी कालसुबाई है। अब देखिए नॉर्थ सह्याद्री की बात कर रहे हैं। जब हम सह्याद्री की बात करते हैं तो ये हम नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री की बात करते हैं। नॉर्थ सह्याद्री जो है वहां पर आके जो है वो वॉल्केनिक उससे मिलकर बना हुआ है, और साउथ में आपका ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है, लावा से बना हुआ है नॉर्थ वाला। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कलसुबाई है, ये आपका सही है। तो 30 का जो सही उत्तर है वो आपका बी है। क्या है? बी आपका सही उत्तर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए सह्याद्री को हम मेनली 2 हिस्सों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री और आपके दक्षिण सह्याद्री। जब हम उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं तो लावा से, बेसाल्ट लावा से बना हुआ है वो, ठीक है। और जो दक्षिण सह्याद्री है, जो साउथ सह्याद्री है, वो आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है, याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च पीक है वो आपकी कौन सी है? पीक जो है पीक वो आपकी कलसुबाई है, जैसे कि हमने आपको बताया कालसुबाई, ठीक है। और जब दक्षिण की बात करेंगे तो कुद्रेमुख। तो सारी चीजें आपकी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पार्ट ऑफ ब्रेन्स दिए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम सेरेब्रम की बात करेंगे तो सेरेब्रम जो है वो मेमोरी के लिए है, ठीक है। ए का फर्स्ट 3 जगह दिया है। थैलेमस की जब हम बात करते हैं, जो थैलेमस जो है वो पेन
शरीर के दर्द ये सब की अनुभूति दिलवाता है, तो बी का थर्ड हो गया। सेरिब्लियम की बात करेंगे तो जो कि यहाँ पर होता है बॉडी को बैलेंस करने में। जब कोई लिकर का कंजप्शन करता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो सबसे पहले सेरिब्लम पे इफेक्ट होता है। इसी वजह से जो बॉडी है वो अपनी बैलेंसिंग पावर खो देती है। मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म में, घुटने में, इन सब चीजों में मेडुला ऑब्लंगाटा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम ब्रेन के हिस्से को देखें तो यहाँ पे आपका सेरिब्रम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है वो आपका कहाँ है? पीछे हिंड ब्रेन में सेरिबेलियम, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास में हम लोग ने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की थी। देखिए ये एक छोटे से मटर के दाने, बहुत छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा देखिए, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा पीछे की तरफ, इधर की तरफ मेडुला ऑब्लंगाटा। चलिए इतना हो गया। 32वें प्रश्न को हम देखते हैं। विटामिन ए संतृप्त अल्कोहल है। विटामिन ए इज एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल। फिर आर दिया गया है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए इज नोन एज एंटी इन्फ्लेमेशन विटामिन। तो यहाँ पर जो विटामिन ए है वो आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, ये एकदम सही है, ठीक है। और एंड इट इज नोन एज विटामिन एंटी इन्फ्लेशन विटामिन। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए का जो रासायनिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल है। इतना आपको पता होगा, पेपर में कई बार पूछा है। विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नेम है वो रेटिनॉल है। और विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल होती है, ये मैंने आपको बताया था। डी का मैंने आपको बताया था। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसको रतौंधी कहते हैं ना, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। 33 प्रश्न को हम देखते हैं। भौतिकी की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है। होरोलॉजी की अगर हम बात करें तो फोर्स, होरोलॉजी में हम फोर्स बिटवीन द मूविंग सरफेस की स्टडी करते हैं। सेलिनोलॉजी में हम स्ट्रक्चर एंड मोशन ऑफ मून की बात करते हैं। क्रोनोलॉजी में हम स्टडी ऑफ टाइम एंड पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है? कौन सा ट्रू है? तो 2 और 3 आपका सही है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेनिलॉजी जो है वो मून की स्टडी से रिलेटेड है। क्रोनोलॉजी में हम समय और पीरियड की, हम कहते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, लेकिन जब भी हम होरोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम समय के मापन की बात करते हैं, ठीक है, टाइम के मेजरमेंट की बात करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। 34 प्रश्न को देखते हैं। किसी भी परमाणु की बृहत्तम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर, नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम? 18, 8, 12, 10। तो इसका उत्तर है आपका 8। ऑक्टेट रूल एक होता है जिसमें कि बोला जाता है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आपके आउटर सेल में हो सकता है वो है 8। इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो 34 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऑक्टेट रूल स्टेट दैट द आउटर मोस्ट सेल इन द एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ इट कैन टेक अप टू मोर इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप याद रखिएगा। 35वां प्रश्न आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा दोनों की चालक होती है। पृथ्वी पर धातुएं स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है जो मेटल है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, ऐसे जाके मेटल छुआ दोगे तो करंट लग जाएगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर लोहे को, जो मेटल है, किसी भी मेटल को गर्म करोगे तो इधर भी गर्म पता चलेगा। तो यस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। ये तो एकदम सही है। जो कुछ मेटल्स हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट में भी पाए जाते हैं अर्थ पे, ये भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसी वजह से ये हमारे नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये आप पेपर में प्रश्न एक बार पूछा था कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो थैंक यू सो मच क्लास आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए।
आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत की है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से वो मैं कवर कर सकूं इस क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइए भी ज़रूर। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।